तो स्टूडेंट्स, आज हम अलॉटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जनता को हम प्रतिभूतियों का आवंटन कैसे करते हैं वो हम पढ़ते हैं। आवंटन कंपनी द्वारा जनता से प्राप्त प्रतिभूतियों अंशों के क्रय प्रस्ताव को स्वीकार करने की कार्रवाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी आवंटन से तात्पर्य केवल उन अंशों के आवंटन से ही है जिनका पहले कभी भी आवंटन नहीं किया है। इन अदर वर्ड्स, यदि कंपनी अपने किन्हीं अंशों का फोरफीचर करने के बाद उन अंशों को री इश्यू करती है तो वो आवंटन में सम्मिलित नहीं होगा। An allotment commonly refers to the allocation of shares granted to a participating underwriting firm during an initial public offering. Remaining surplus go to another firm that have won the bid for the right to sell and remaining IPO shares. There are several types of allotment that arise when a new shares are issued and allocated to either new or existing shareholder. Take a keys. An allotment commonly refers to the allocation of shares granted to the participant underwriting firm during an initial public offer. अलॉटमेंट का सीधा सा मतलब यही होता है कि एक कंपनी जनता से प्राप्त जितनी भी प्रतिभूति होती है उनको जब स्वीकार कर लेती है कि जनता की जितनी भी एप्लीकेशन आती है, जिन जिन एप्लीकेशन को स्वीकार कर देती है वो होता है हमारा आवंटन, वो हमारा आवंटन माना जाता है। अब आइए इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, न्यूनतम अभिदान होता क्या है। हमने बहुत जगह ये टर्म पढ़ा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आज हम उस टर्म को समझ लेते हैं। न्यूनतम अभिदान वह धनराशि है जो कंपनी ने अपने प्रविवरण में अभिदान की न्यूनतम राशि के रूप में दर्शाई है या लिखी है, जिसके निर्गम के बंद होने की तिथि तक प्राप्त करना उस कंपनी के लिए कानूनी अनिवार्यता है। Minimum subscription refers to the minimum amount which a company should raise at the time of issuing capital. The requirement for minimum subscription applies to the all companies which raise fund from the public. The company may successfully procure the amount of minimum subscription, in which circumstances the company is allowed to retain the capital which has been collected from the investor. Alternative, the company may not be able to obtain the minimum subscription successfully. Hence, according to the Companies Act, there is an inadequacy in the minimum subscription. In such cases, the company should refund the application deposit. The provision relating to the minimum subscription are available in Section 39 of the Company Act 2013. न्यूनतम अभिदान की राशि सीधा सा मतलब यही है कि न्यूनतम अभिदान की राशि जब कंपनी अपने शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज को इश्यू करती है तब वो पहले ही दिखाई या शो कर दी जाती है कि इतनी जो अमाउंट है, इतनी जो राशि है वो हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अगर हमारी इतनी राशि जमा नहीं होती है या सिक्योरिटीज नहीं खरीदते हैं लोग, तो जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, जितनी भी अमाउंट आया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम अगर अमाउंट आई है तो वो सारी अमाउंट हम रिफंड कर देंगे। ये हमारी धारा 39 में लिखी गई है। सेबी के विनियमों में न्यूनतम अभिदान की राशि की मात्रा को निर्धारित करने का एक सूत्र दिया है। इस सूत्र के अनुसार निर्गम करने वाली प्रत्येक कंपनी को निर्गमित पूंजी की धनराशि की 90% न्यूनतम सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करनी होगी। न्यूनतम सब्सक्रिप्शन में अगर प्राप्त नहीं होने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं कि अगर आपको न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अगर प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारा फर्स्ट है आवंटन नहीं होगा, सेकेंड है अभिदान की राशि को लौटाना होगा। सीधा सा मीनिंग है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमको नहीं मिलता है तो हमारा अलॉटमेंट नहीं होगा और जो भी हमको सब्सक्रिप्शन में अमाउंट मिली हमको वापस रिफंड करना होगा। आइए अब हम इसके अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। व्यवस्थाएं क्या क्या है, शर्तें क्या क्या है। इन शर्तों को, प्रोविजंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जनरल प्रोविजंस, फिर है रेस्ट्रिक्शन अंडर द एक्ट। सबसे पहले हम जनरल पढ़ लेते हैं कि आवंटन उचित अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए, यानी प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। आवंटन कौन कर सकता है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है या व्यवस्था अंतर नियमों में ये व्यवस्था दी गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पर कोई भी डायरेक्टर की कमेटी का कोई भी मेंबर या फिर मैनेजमेंट डायरेक्टर कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता। सेकेंड है अंशों का आवंटन उचित समय पर किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 6 में ये कहा गया है कि स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। इससे ये भी साबित होता है या फिर ये भी है कि अगर उचित समय में अंशों को आवंटित नहीं किया जाता है तो उचित समय में अंशों के आवेदकों से आवेदन मनी भी आवेदन जो पैसा होता है वो भी लेने के लिए लायबल नहीं है। फिर है हमारा कि आवंटन की सूचना का सहवन होना चाहिए। कंपनी जब अंशों का आवंटन कर देती है तो उसे आवंटन की सूचना आवेदक के पास अवश्य भेजनी चाहिए। यह नियम इस बात पर आधारित है कि स्वीकृति का सहवन आवश्यक है। फिर है हमारा और सहवन तभी माना जाता है जब आवेदक को उचित रूप में आवंटन की सूचना मिल गई हो। फिर है कि आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। आवेदक अपनी प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन की शर्तें भी लगा सकते हैं, किंतु कंपनी आवंटन के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं लगा सकती। फिर है अंश लेने के प्रस्ताव तथा आवंटन का खंडन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी प्रस्ताव या स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार किसी भी प्रस्ताव का प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का सहवन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, जबकि स्वीकृति का खंडन स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का सहवन पूरे होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। फिर है कंसिडरेशन प्रतिफल, यानी अंशों का आवंटन वैध प्रतिफल के बदले ही किया जाता है। कोई भी कंपनी भेंट के रूप में किसी भी कंपनी के अंश आवंटित नहीं कर सकती है। यदि अंशों के आवंटन के बदले कोई ऐसा प्रतिफल नहीं दिया जाता जिसका मुद्रा में मूल्य आंका जा सके, तो वह कंपनी आवंटन के अधिकारों के बाहर होने के कारण व्यर्थ होता है, क्योंकि कभी भी कोई डोनेशन और चैरिटी अंशों का आवंटन के अंदर नहीं आती है। ये थे हमारे जनरल प्रोविजंस। फिर है हमारे रेस्ट्रिक्टेड जो अंडर द एक्ट है वो पढ़ लेते हैं। प्रविवरण का पंजीयन होना बहुत जरूरी है। प्रविवरण जब भी वो इश्यू करे कंपनी, तो अगर उसका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तभी वो जाकर बाद में आवंटन कर सकती है। फिर है संक्षिप्त प्रविवरण के साथ आवेदन पत्र जारी करना। कि सार्वजनिक निर्गम द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाली प्रत्येक कंपनी को प्रतिभूति के अभिदान हेतु जारी किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण भी जारी करना पड़ता है, अन्यथा उसको 50,000 के दंड का भागी माना जा सकता है। और फिर है कि न्यूनतम राशि अभिदान राशि, अभी बताया मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कुछ ऐसी आवंटन से पहले राशि निर्धारित कर दी जाती है। उतनी राशि कंपनी के पास अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में आनी ही चाहिए, अदरवाइज वो सब्सक्राइब नहीं हो सकती। फिर है आवेदन राशि। आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य से 5% से कम 5% होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी शेयर का या सिक्योरिटीज का 100 रुपये है तो कम से कम 5 रुपये वो एप्लीकेशन मनी के साथ आवेदन राशि की तरह में डाल सकता है। फिर है कि न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होने पर आवेदन की वापसी। कि कभी कभी कोई कंपनी प्रविवरण जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में न्यूनतम अभिदान या आवेदन पर देय राशि प्राप्त नहीं कर पाती है, तो ऐसी दशा में उस कंपनी को आवेदन पर प्राप्त राशि को निर्धारित की गई अवधि में लौटाना पड़ता है। फिर है दंड। कि अगर वो नहीं लौटाते हैं, न्यूनतम अभिदान की राशि नहीं है और आवेदन की राशि में असफल है, तब अगर वो अपना रिफंड नहीं कर पाती है कंपनी, तो पर डे का उसको 1000 रुपये चार्ज लगेगा या फिर अन्यथा उसको 1 लाख रुपए तक का चार्ज जुर्माना लगा सकते हैं, सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 के अंडर। फिर है हमारा कि सार्वजनिक प्रस्ताव से पूर्व सेबी को आवेदन करना है। फिर है कि प्रविवरण में स्कंद विनिमय केंद्र का नाम उल्लेख करना है। फिर है आवेदन राशि को रखना है वहाँ किसी भी अलग से एक बैंक में बैंक अकाउंट खुलवा के। फिर है हमारा आवेदन राशि का उपयोग कि आवेदन राशि इन दो उद्देश्यों के अलावा किसी में भी यूज नहीं की जाएगी। अब वो 2 उद्देश्य है कहाँ कि प्रतिभूतियों के आवंटन की राशि के समायोजन के लिए, और सेकेंड है हमारा
के प्रविवरण के अनुसरण में आवेदकों से प्राप्त राशि का सेबी द्वारा निर्धारित अवधि में पुनर्भुगतान के लिए। इन दोनों के अलावा आवंटन की जो राशि है वो कहीं पर भी यूज नहीं की जा सकती आवेदन की। फिर है कि शर्तों के मुक्ति की व्यर्थ शर्तें और दंड दे रखा है पॉइंट 8 to 10 के प्रावधानों में सेक्शन 40 के अंदर दे रखा है कम से कम 5 लाख और अधिकतम 50 लाख तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। तो ये थे हमारे प्रोविजंस कंपनी के अलॉटमेंट से रिलेटेड। आइए अब हम इसके रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देख लेते हैं। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 42 needs to be filled with the registrar within 15 days of allotment in form PAS 3rd, including a complete list of all allottees with their full name, addresses, number of the securities allotted and such other information as prescribed। कंपनी के अलॉटमेंट में कंपनी के जो भी अंशधारक है या जो भी सिक्योरिटी होल्डर है उन सब का नाम, उनके द्वारा कितनी सिक्योरिटी प्रतिभूति धारित की गई है, उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो भी मेंशन की गई है उन सबको बताना, वो होता है हमारा अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ। अब हम आगे देख लेते हैं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कमीशन। क्या होता है अंडरराइटिंग? अभिगोपन अनुबंध। अभिगोपन अनुबंध से तात्पर्य एक विशेष अनुबंध से है जो कंपनी या किसी व्यक्ति के बीच में किया जाता है। इस अनुबंध में अभिगोपक एक निश्चित प्रतिफल के बदले कंपनी को यह वचन देता है कि यदि कंपनी द्वारा जनता को अभिदान हेतु प्रस्तावित सभी या उनमें से कुछ प्रतिभूति अंशों या ऋण पत्रों के लिए जनता से आवेदन प्राप्त नहीं हुए तो अभिदत्त नहीं हुई प्रतिभूतियों के लिए वह स्वयं अभिदान कर देगा या अभिदान करवाने के लिए लोगों को लाएगा। इस प्रकार अभिगोपन एक प्रकार से किसी कंपनी द्वारा जनता को प्रस्तावित प्रतिभूतियों के अभिदान का बीमा है जो अभिगोपक द्वारा किया जाता है। Underwriting: A company may enter into an underwriting or brokerage agreement for the sale its shares and debentures. An underwriter guarantees that if the public don't take up all the shares, an underwriter will himself purchase the remaining shares, and thus the company is able to obtain subscription for all the shares issued. The company undertake to pay an underwriting commission for the service rendered by the underwriters. According to the Company Act 2013, underwriting commission should not exceed 5% of the nominal value of the shares and 2.5% in the case of debentures. Underwriting commission is the compensation that the underwriter receives for placing a new issue with investor. Is it the fee which an investment banker charges for underwriting a securities issue? Even if the company doesn't have to buy any shares, the fee is paid as a return for implicit risk involved in the underwriting contract. It is calculated as a discount from the price of a new issue. For instance, an issuer may sell underwriter bond at $90 per bond, and the underwriter will then place the issue at 100, thus allowing it to make 10% profit. This profit is underwriting commission, and underwriting commission is also called concession. आइए अब इसको पार्टली अंडरराइटिंग कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स देख लेते हैं कि उसकी लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ एन अंडरराइटर राइट्स द एंटायर इश्यूज, the shares of debenture left unsubscribed by the public will have be taken up by the underwriter. But if the underwriter undertakes responsibility for only part of the issue, the company will have to set off against the underwriter's undertaking applications received through him or marked applications. आइए अब हम इसके दलाली ब्रोकरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपनियां दलाली का भुगतान भी करती है। दलाली का भुगतान उन व्यक्तियों को किया जाता है जो प्रतिभूति के लेन देन करते हैं तथा जिनका व्यवसाय प्रतिभूतियों के लिए अभिदान ढूंढना तथा उन्हें प्राप्त करना है। दलाली किसी प्रतिभूति के दलाल की सेवाओं के प्रतिफल के लिए होता है। इसका भुगतान तब किया जाता है जबकि अंतर्नियम में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं हो। दलाली और अभिगोपन यानी अंडरराइटर और ब्रोकरेज में एक डिफरेंस है कि दलाली जो है वो कमीशन की राशि है जो किसी दलाल को उसके द्वारा किसी सौदे को कराने के बदले दिया जाता है, जबकि दलाल
या कंपनी के अंश या ऋण पत्रों के क्रय के अभिदाता खोजने के प्रतिफल के रूप में मिलती है। यदि कोई दलाल कोई अभिदाता खोजने या लाने में असमर्थ रहता है तो उसे वो दलाली नहीं मिलती है। दलाल की सेवाओं के बदले दी जाती है, जबकि अभिकोपन कमीशन अभिकोपन अनुबंध को पूरा करने पर ही देय होती है। दलाल वह व्यक्ति है जो किसी सौदे में मध्यस्थता करता है और जो पक्षकारों को मिलाता है, और अभिकोपक जो होता है वो पक्षकारों को मिलाने का काम तो करता है, पर बेस मानते हैं। अभिकोपक जो भी अंडरराइटर होता है उसी को हम बेस मानकर आगे अपनी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो a brokerage fees is a fees charged by a broker to execute transaction or provide specialized service. Broker charge brokerage fees for a service such as a purchase, sales, consultants, negotiation and delivery. There are many types of brokerage fees charged in various industries such as a financial service, insurance, real estate and the delivery of services. तो इस तरह से हमारे ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आज हमने अलॉटमेंट पढ़ लिया, उसके प्रोविजंस पढ़ लिए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, फिर ब्रोकरेज, फिर हमने अंडरराइटर पढ़ लिया। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।